हेलो प्यारे बच्चों, आप लोगों को गुड मॉर्निंग, राधे राधे, जय हिंद। तो आप लोग कैसे हैं? उम्मीद करते हैं अच्छे होंगे और अपने सिलेबस की तैयारी होर शोर से कर रहे होंगे। तो चलिए, आपके सिलेबस में चांद तार लगाने हम आ गए हैं। तो आप लोगों को सीएलसी ऑनलाइन क्लासेस में स्वागत है। तो मैं विके रंजन आप लोगों को पिछले क्लास में 12th का एक बहुत अच्छा प्यारा सा चैप्टर तत्वों के निष्कर्षण, पराक्रम और उनके सिद्धांत के बारे में समझाए थे, और उसी कड़ी को हम लोग आज क्या करेंगे, आगे की ओर बढ़ाएंगे। तो चलिए, पिछले क्लास में हम लोग क्या पढ़े थे? अयस्क का सांद्रण पढ़े थे। जैसे आप लोगों को हम पढ़ाए धातु कर्म के विधियां। धातु कर्म के कितने विधियां? 4 विधियां। पहला अयस्क का सांद्रण, दूसरा सांद्रित अयस्क ऑक्साइड में परिवर्तन, तीसरा धातु ऑक्साइड का अपकरण, और अगला है धातु का शुद्धिकरण। धातु का शुद्धिकरण आप लोग के बीच हम सामने लिखे। अयस्क के सांद्रण के कितने विधियां होते हैं? 5 विधियां। हाथ से चुनकर, फेन प्लवन विधि, गुरुत्वीय पृथक्करण विधि, चुंबकीय पृथक्करण विधि और निच्छालन विधि। ये पांचों विधि को हम लोग डिटेल में पढ़ चुके हैं। आज हम लोग देखेंगे सांद्रित अयस्क ऑक्साइड में परिवर्तन। तो सांद्रित अयस्क ऑक्साइड में परिवर्तन के कितने विधियां हैं? 2 विधियां। पहला जारन और भर्जन, और दूसरा निस्तापन। यहाँ देखिए क्या लिखे, धातु ऑक्साइड का अपकरण। धातु ऑक्साइड के अपकरण के कितने विधियां? 3 विधियां। पहला सी विधि, जिसे कहते हैं कार्बन विधि, और उसी का दूसरा नाम होता है प्रगलन विधि। दूसरा एल विधि, जिसे कहते हैं एल्युमिनियम विधि, और इसे हम लोग एल्युमिना धार्मिक विधि भी कहते हैं। और अगला है वैद्युत अपघटन विधि। वैद्युत अपघटन विधि। अगला है अयस्क, धातु का शुद्धिकरण। धातु का शुद्धिकरण के निम्न 3 विधियां कौन कौन है रे बुआ? आसवन विधि, ऑक्सीकरण विधि और वैद्युत शोधन विधि। जिसमें आज हम लोग पढ़ेंगे सांद्रित अयस्क ऑक्साइड में परिवर्तन के बारे में। सांद्रित अयस्क ऑक्साइड के परिवर्तन के बारे में। तो सांद्रित अयस्क ऑक्साइड में परिवर्तन के कितने विधियां हैं, या हम लोग उसे किसे कहेंगे, तो पहले हम लोग सुनेंगे। देखिए, नाम से ही पता चला, सांद्रित अयस्क के ऑक्साइड में परिवर्तन। सांद्रित अयस्क के ऑक्साइड में परिवर्तन। तो बोलेंगे प्राप्त सांद्रित अयस्क को ऑक्साइड में बदलने के प्रक्रिया को सांद्रित अयस्क ऑक्साइड में परिवर्तन कहते हैं। फिर से सुनिए, प्राप्त सांद्रित अयस्क को ऑक्साइड में बदलने के प्रक्रिया को सांद्रित अयस्क के ऑक्साइड में परिवर्तन कहते हैं। और इनके निम्न कितने विधियां होते हैं? 2 विधियां। पहला जारन विधि और दूसरा निस्तापन विधि। यही यहाँ पे आप लोगों को क्वेश्चन लिखे हैं कि सांद्रित अयस्क ऑक्साइड में परिवर्तन किसे कहते हैं। इसके विधियों को लिखे, इसके विधियों को लिखे। तो क्या बोलेंगे बताइए? प्राप्त सांद्रित सांद्रित अयस्क को ऑक्साइड में साइड में बदलने के प्रक्रिया को क्या कहते हैं बुआ? सांद्रित अयस्क के ऑक्साइड में परिवर्तन कहते हैं। इनके निम्न 2 विधियां है। पहला क्या है बालक? जारन, और इसी का दूसरा नाम होता है भर्जन। दूसरा क्या है? निस्तापन। क्या है? निस्तापन। तो हम लोग सबसे पहला जारन पढ़ेंगे। किसको कहते हैं? क्या पढ़ेंगे बुआ? कि जारन किसे कहते हैं? जारन किसे कहते हैं? तो जारन देखिए, समझिए ध्यान से, किसको कहें जारन? देखिए, जारन किसे कहेंगे? तब बोलेंगे कि प्राप्त सांद्रित अयस्क को
अयस्क को वायु के उपस्थिति में उसके गलनांक बिंदु से कम तापक्रम पर गर्म करने के प्रक्रिया को क्या कहते हैं? जारण कहते हैं। प्राप्त सांद्रित अयस्क को वायु के उपस्थिति में उसके गलनांक बिंदु से कम तापक्रम पर गर्म करने के प्रक्रिया को क्या कहते हैं? जारण कहते हैं। प्राप्त सांद्रित अयस्क को वायु के उपस्थिति में गर्म करने के प्रक्रिया को क्या कहेंगे? जारण। यही उपस्थिति के जगह अगर अनुपस्थिति लगा देते हैं तो उसे क्या कहेंगे? निस्तापन। क्या कहेंगे? निस्तापन। तो क्या बोलेंगे? जारण किसे कहेंगे? तो बोलेंगे कि प्राप्त सांद्रित अयस्क को, सांद्रित अयस्क को, अयस्क को, प्राप्त सांद्रित अयस्क को वायु के उपस्थिति में, उपस्थिति में, वायु के उपस्थिति में उसके गलनांक बिंदु से कम तापक्रम पर गर्म करने के प्रक्रिया को क्या कहते हैं बालक? जारण कहते हैं। जारण कहते हैं। देखिए बड़ा आसान है। प्राप्त सांद्रित, जो सांद्रित अयस्क हम लोगों को प्राप्त हुआ वो वायु के उपस्थिति में गर्म करेंगे। वायु के कोचि में उपस्थिति में, तो वायु के उपस्थिति में गर्म करने के प्रक्रिया को हम लोग क्या कहते हैं? जारण या भर्जन। जैसे यहाँ पे देखिए एग्जाम्पल, बालक एग्जाम्पल को समझिए। जैसे यहाँ पे हम लिखे ZnO, जिंक वेलेड है। इस ZnS को हम क्या कर रहे हैं? वायु के उपस्थिति में गर्म करा रहे हैं। तो वायु के उपस्थिति में जैसे ही गर्म कराएंगे तो बना देगा ZnO और साथ में SO2। देखिए जिंक ऑक्साइड बना कि नहीं बना? हम लोग ऑक्साइड में बदलने की प्रक्रिया ही पढ़ रहे हैं। जैसे यहाँ पे ले लेते हैं HGS, इसको ऑक्सीजन के साथ अब क्रिया कराते हैं तो बना देगा HgO और साथ में क्या बनाएगा? SO2। जैसे एक और ले लेते हैं एग्जाम्पल, PbS, इसको जारण के उपस्थिति में अब क्रिया कराइए तो बना देगा PbO और साथ में क्या? SO2 बनाएगा। चलिए एक और एग्जाम्पल ले लेते हैं। क्या ले ले बताइए? CuFeS2 क्या है? कॉपर पायराइड। बड़ी ज्यादा पूछा जाता है। तो इससे हम लोग क्या कराते हैं? ऑक्सीजन की उपस्थिति में अभिक्रिया कराते हैं तो क्या बना देगा बताइए? यहाँ पे जब इसको अभिक्रिया कराएंगे तो बना देगा कॉपर सल्फेट, क्यूप्रस सल्फेट, फेरस सल्फेट और क्या? सल्फर डाइऑक्साइड, है ना। तो इसे हम लोग इसके अंतर्गत नहीं रखेंगे काहे कि ऑक्साइड नहीं बना रहा है। ऑक्साइड बनाएगा एक बाद जब रिएक्शन कराएंगे तब बनाएगा, इसे रहने दीजिए। 3 एग्जाम्पल समझिए। वायु के उपस्थिति में गर्म करने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? जारण कहते हैं। जारण जैसे देखिए जिंक ऑक्साइड को हम जिंक सल्फेट को ऑक्सीजन के साथ अब क्रिया कराएं, क्या बना दिया? जिंक ऑक्साइड। यहाँ देखिए सीनेवार है, सीनेवार को जारण या भर्जन की क्रिया कराएं तो कुछ बना दिया? मरकरी ऑक्साइड। यहाँ गैलेना है, गैलेना को ऑक्सीजन की उपस्थिति में अब क्रिया कराएं तो क्या बना दिया? PbO। अगर आपसे पूछ दिया जाए कि निस्तापन बताइए किसको कहेंगे? क्या बालक? निस्तापन। तो निस्तापन किसको कहेंगे बताइए? उसी में उपस्थिति की जगह क्या हो जाएगा? अनुपस्थिति। उपस्थिति की जगह क्या? अनुपस्थिति। तो लिखेंगे प्राप्त सांद्रित अयस्क को, सांद्रित अयस्क को वायु के अनुपस्थिति में, वायु के अनुपस्थिति में उसके गलनांक बिंदु से कम तापक्रम पर गर्म करने के प्रक्रिया को क्या कहते हैं? निस्तापन कहते हैं। निस्तापन कहते हैं। फिर से सुनिए,
प्राप्त सांद्रित अयस्क को वायु के उपस्थिति में गर्म करेंगे उसे जारण या भर्जन कहेंगे। आप प्राप्त सांद्रित अयस्क को वायु के अनुपस्थिति में गर्म करेंगे तो उसे क्या कहेंगे? निस्तापन कहेंगे। क्या कहेंगे बालक? निस्तापन। जैसे एग्जाम्पल बताएं। अच्छा बताइए, आप आपके घर में क्या बोलता है उसको, कुछ तसला। अगर तसला में चावल बनाते हैं तो तसला में चावल बनाएंगे तब वायु को उपस्थिति होता है कि नहीं? तो उसको क्या कहेंगे? जारण। क्या कहेंगे? जारण। और उसी को तसला में नहीं बना के कुकर में बंद कर दीजिए, कुकर चारों पट्टी से क्या रहता? बंद रहता। तो कुछ होता वायु के अनुपस्थिति में, वायु के अनुपस्थिति में, तो उसको क्या कहेंगे? निस्तापन। अगर खुले बर्तन में हम लोग अभिक्रिया कराएंगे तो उसको जारण, अब बंद बर्तन में अभिक्रिया कराएंगे तो उसको क्या कहेंगे? निस्तापन। पता है, इससे ऑब्जेक्टिव भी पूछ देता है 1 नंबर में कि किसी भी सांद्रित अयस्क को वायु के अधिकता में गर्म करने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? क्या पूछता है? वायु के अधिकता में। अब बच्चा पूछता है, सोचता है उपस्थिति बोले थे सर, यहाँ अधिकता दिले है, गलत मार देता है। तो वायु के उपस्थिति बोले या अधिकता बोले, हम लोग को किसको मारना है? जारण या भर्जन। जहां पे ऑक्सीजन की उपस्थिति आ जाए, अधिकता बोले या कम बोले या ऑक्सीजन रहे, हम लोग क्या मारेंगे? जारण या भर्जन। जहां बंद के बात आ जाए, अनुपस्थिति के बात आ जाए, तो उसमें क्या मारेंगे? निस्तापन। जैसे देखिए ना बालक, बहुआ देखा सुना, CaCO3, इसको क्या कर देते हैं? गरम। क्या कर देते हैं? गरम। आज जैसे ही से गरम करेंगे तो टूट जाएगा CaO और साथ में कुछ CO2। यहाँ पे देखिए तो ऑक्साइड बना रहा है लेकिन वायु के अनुपस्थिति में, ऑक्साइड बना रहा लेकिन अनुपस्थिति, ऑक्साइड बना रहा लेकिन अनुपस्थिति, इसे हम लोग कहेंगे निस्तापन। क्या कहेंगे? निस्तापन। एक और एग्जांपल देखिए, ZnCO3, इसको क्या कर दीजिए? गरम, कुछ बना देगा ZnO और साथ में कुछ हुआ CO2। यहाँ देखिए ना, यहाँ पर भी ऑक्साइड बना रहा, अब वायु का अनुपस्थिति है, इसे क्या कहेंगे? निस्तापन। क्या कहेंगे? निस्तापन। तो वायु के अनुपस्थिति में गर्म करने की प्रक्रिया को क्या कहेंगे? निस्तापन। अब वायु को उपस्थिति में गर्म करने की प्रक्रिया को क्या कहेंगे? जारण या भर्जन। जारण या भर्जन। जारण या भर्जन। समझ में आया? चलिए अब आगे चलते हैं। चलिए अब आगे देखते हैं। जैसे आपसे पूछ दिया जाए, बालक, बहुआ, छोटू, मैया, देखा, जैसे यहाँ पे क्वेश्चन हम आपसे पूछते हैं कि जारण या निस्तापन में अंतर स्पष्ट करें। अंतर स्पष्ट करें। स्पष्ट करें। जारण और निस्तापन में निम्नलिखित अंतर। जारण और निस्तापन में निम्नलिखित अंतर। चलिए लिख देते हैं। क्या लिखेंगे? जारण और लिखिए या नहीं, और निस्तापन में निम्नलिखित अंतर। निम्नलिखित अंतर है। इधर लिख देते हैं हम जारण, इधर हुआ निस्तापन। अब देखिए जारण निस्तापन में, जैसे जारण है तो जारण की प्रक्रिया भी अभी बताएं, वायु के कुछ में उपस्थिति में, वायु के उपस्थिति में तो लिख देंगे कि जारण के प्रक्रिया को, आज के यह प्रक्रिया वायु के उपस्थिति में संपन्न होता है। लेकिन ये बताइए कुछ होता है, अब बोलेंगे कि यह प्रक्रिया वायु के अनुपस्थिति में संपन्न होता है। देखिए हम कुछ नहीं लिखे, बस आप ही को समझाया हुआ बात को लिखे। यह प्रक्रिया वायु की उपस्थिति में, यह प्रक्रिया वायु के अनुपस्थिति में, यह प्रक्रिया वायु के उपस्थिति में, कुछ में हुआ अनुपस्थिति, उपस्थिति और अनुपस्थिति। तू लोग जानता है जो वायु को उपस्थिति में संपन्न होता है उसे क्या कहते हैं? ऑक्सीकरण। जेकरा में ऑक्सीजन जुड़ता है उसे क्या कहते हैं? ऑक्सीकरण। तो इस प्रक्रिया को हम लोग क्या कहेंगे? यह प्रक्रिया ऑक्सीकरण कहलाता है।
इस प्रक्रिया को क्या कहते हैं, या इस विधि को ऑक्सीकरण भी कहा जाता है, ऑक्सीकरण कहते हैं। लेकिन बताइए एकरा में से ऑक्सीजन नहीं ना रहेगा तो ओकरा कुछ कहेंगे, इस प्रक्रिया को अवकरण कहते हैं, इस प्रक्रिया को अवकरण कहते हैं, कहते हैं। यहाँ देखिए ये जो होता है ना वायु की उपस्थिति में, मतलब खुले बर्तन में संपन्न होता है, खुले बर्तन में संपन्न होता है। ये क्या चीज में होता है बालक, यह बंद बर्तन में संपन्न होता है, बंद बर्तन में संपन्न होता है। चलिए फिर से सुनिए, अगर आपसे पूछा जाता है जारण और निस्तापन में अंतर स्पष्ट करें, तो जारण और निस्तापन में निम्नलिखित अंतर है। जारण की प्रक्रिया वायु की उपस्थिति में संपन्न होता है, निस्तापन की प्रक्रिया वायु के अनुपस्थिति में संपन्न होता है। जारण के प्रक्रिया को या इस विधि को ऑक्सीकरण कहते हैं, और निस्तापन के प्रक्रिया को या इस विधि को क्या कहते हैं, अवकरण कहते हैं। जारण के प्रक्रिया खुला बर्तन में संपन्न होता है, लेकिन निस्तापन के प्रक्रिया बंद बर्तन में संपन्न होता है। निस्तापन की प्रक्रिया कुछ में बंद बर्तन में संपन्न होता है। आगे हम लोग क्वेश्चन देखते हैं, यही था कोचिर बुआ, सांद्रित एसके ऑक्साइड में परिवर्तन, सांद्रित एसके ऑक्साइड में परिवर्तन। अब सांद्रित एसके ऑक्साइड में परिवर्तन क्या हुआ, खत्म। अब हम लोग देखेंगे धातु ऑक्साइड का अवकरण, धातु ऑक्साइड का अवकरण। तो धातु ऑक्साइड का अवकरण किसे कहते हैं, समझ में आ रहा है आपके? अगर आपसे पूछा जाए कि धातु ऑक्साइड का अवकरण किसको कहेंगे, तो किसको कहेंगे? देखिए नाम से पता चला, धातु ऑक्साइड का काची अवकरण, अवकरण मैंने ऑक्सीजन को हटाना, अवकरण मैंने ऑक्सीजन को हटाना। तो प्राप्त धातु ऑक्साइड में से, प्राप्त धातु ऑक्साइड में से ऑक्सीजन हटाने के प्रक्रिया को धातु ऑक्साइड का अवकरण कहते हैं। प्राप्त सांद्रित अयस्क में से क्या बोलेंगे, प्राप्त धातु ऑक्साइड में से, प्राप्त धातु ऑक्साइड में से ऑक्सीजन हटाने के प्रक्रिया को क्या कहते हैं, धातु ऑक्साइड का अवकरण। इनके निम्न कितने विधियां, 3 विधियां, पहला सी विधि, एल विधि और वैद्युत अपघटन विधि। तो चलिए हम लोग क्वेश्चन लिखते हैं। क्या क्वेश्चन लिखेंगे तो बतलाइए, आप लोग क्या कहेंगे बताइए। तो देखिए क्वेश्चन लिखेंगे कि क्वेश्चन क्या होगा, धातु ऑक्साइड का, धातु ऑक्साइड साइड का अवकरण, अवकरण किसे कहते हैं, अवकरण किसे कहते हैं, इसके विधियों को लिखिए, इसके विधियों को लिखें, इसके विधियों को क्या करें बालक, लिखें। तो क्या बोलेंगे, प्राप्त धातु ऑक्साइड में से, प्राप्त धातु ऑक्साइड साइड में से ऑक्सीजन, ऑक्सीजन हटाने के प्रक्रिया को, हटाने के प्रक्रिया को क्या कहते हैं, धातु ऑक्साइड का, धातु ऑक्साइड का अवकरण कहते हैं, अवकरण कहते हैं, अवकरण कहते हैं। और इनके निम्न 3 विधियां है। इनके निम्न कितने विधियां हैं, 3 विधियां। कौन कौन रे बुआ, तो पहला बताएं क्या, कार्बन विधि, कार्बन विधि जिसे हम लोग प्रगलन विधि भी कहते हैं। क्या कहते हैं, प्रगलन विधि। दूसरा क्या है, एल्यूमिनियम विधि, एल्यूमिनियम क्या चीज, विधि। ऐसे हम लोग क्या कहते हैं, एल्यूमिना थार्मिक विधि, एल्यूमिना
थार्मिक विधि कहते हैं। एलुमिना क्या कहते हैं? थार्मिक विधि। और अगला क्या है? वैद्युत अपघटन विधि। अपघटन विधि, वैद्युत अपघटन विधि। देखिए, धातु ऑक्साइड का अपकरण किसको कहेंगे? तब प्राप्त धातु ऑक्साइड में से ऑक्सीजन हटाने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? धातु ऑक्साइड का अपकरण, धातु ऑक्साइड का अपकरण कहते हैं। और इनके निम्न कितने विधियां हैं? इनके निम्न 3 विधियां हैं। कौन कौन? सी विधि, एल विधि और वैद्युत अपघटन विधि। अगर आपसे पूछ दिया जाए कि कार्बन विधि किसको कहेंगे, तब बड़ा आसान है, चुटकियों में एकदम आंसर देंगे। क्या बोलेंगे? तब प्राप्त धातु ऑक्साइड में से, वही तो पढ़ रहे हैं, ऑक्सीजन हटाने के लिए, तब प्राप्त धातु ऑक्साइड में से ऑक्सीजन हटाने के लिए कार्बन का प्रयोग करते हैं, तो उसे क्या कहते हैं? कार्बन विधि। फिर से, प्राप्त धातु ऑक्साइड में से ऑक्सीजन हटाने के लिए कार्बन का प्रयोग करते हैं, तो उसे क्या कहते हैं? कार्बन विधि या प्रगलन विधि। प्राप्त धातु ऑक्साइड में से ऑक्सीजन हटाने के लिए कार्बन का प्रयोग करते हैं, तो उसे कार्बन विधि या प्रगलन विधि कहते हैं। अगर आपसे पूछ दिया जाए एल्युमिनियम विधि, तब प्राप्त धातु ऑक्साइड में से ऑक्सीजन हटाने के लिए एल्युमिनियम का प्रयोग करते हैं, तो उसे हम लोग क्या कहते हैं? एल्युमिनियम विधि। क्या कहते हैं? एल्युमिनियम विधि। तो चलिए दोनों को हम लोग पहले देख लेते हैं, लिख लेते हैं। जैसे यहाँ पे हम लिख दें, कौन विधि? कार्बन विधि। पहला कार्बन विधि, कार्बन बुआ विधि। कार्बन विधि किसको कहेंगे बताइए? बोलेंगे कि प्राप्त धातु ऑक्साइड में से ऑक्सीजन हटाने के लिए कार्बन का प्रयोग करते हैं, तो इस विधि को क्या कहते हैं बुआ? कार्बन विधि कहते हैं। कार्बन विधि कहते हैं। जैसे देखिए ना, अभी अभी हम लोग प्राप्त किए थे ZnS, प्राप्त किए थे। इसको सॉरी, ZnS नहीं प्राप्त किए थे जी, ZnO प्राप्त किए थे। क्या किए थे? ZnO। एकरा में से O हटाने के लिए C के साथ अब क्रिया करा रहा, अब बना देगा Z और साथ में CO2। देखिए तो ऑक्सीजन था लेकिन निकल गया कि नहीं, तो इस विधि को ही हम लोग क्या कहेंगे? कार्बन विधि। जैसे एक और देखे थे, HgO था, एकरा भी C के साथ अब क्रिया कराइए, क्या बना देगा? Hg और साथ में CO2। अगर एजा पर हम ले लेते हैं PbO, इसको भी C के साथ रिएक्शन कराइए, तब बना देगा Pb और साथ में कुछ CO2। देखिए सब में से ऑक्सीजन हट गया, तो ये हटाने के प्रक्रिया को हम लोग क्या कहते हैं? कार्बन विधि। याद हुआ? प्राप्त धातु ऑक्साइड में से ऑक्सीजन हटाने के लिए कार्बन का प्रयोग करते हैं, तो उसे प्रगलन विधि या कार्बन विधि कहते हैं। फिर से, प्राप्त धातु ऑक्साइड में से ऑक्सीजन हटाने के लिए कार्बन का प्रयोग करते हैं, तो उसे कार्बन विधि या प्रगलन विधि कहते हैं। अगर आपसे पूछ दिया जाए कि एल्युमिनियम विधि किसको कहेंगे? कौन विधि बालक? एल्युमिनियम विधि। दूसरा है ना एल्युमिनियम विधि, एल विधि। एल्युमिनियम विधि किसको कहेंगे? तब बोलेंगे कि प्राप्त धातु ऑक्साइड में से प्राप्त धातु ऑक्साइड में से ऑक्सीजन हटाने के लिए, प्राप्त धातु ऑक्साइड में से ऑक्सीजन हटाने के लिए एल्युमिनियम का प्रयोग करते हैं, तो इस विधि को एल विधि कहते हैं। इसका एग्जाम्पल क्या देखेंगे बुआ? तो इसका एग्जाम्पल हम लोग देख लेंगे Mn3O4। क्या लिखें?
MN3O4। इसको Al के साथ रिएक्शन करवा दीजिए, क्या बना देगा Al2 और O3 और साथ में क्या Mn। इसको पहले लिखिए, जो काम वाला चीज है उसको पहले लिखिए, बगैर काम वाला के अलगे रखिए। इसमें से ऑक्सीजन क्या होगा, निकल जाएगा, और निकलेगा तो यहाँ क्या बना देगा M है, और साथ में इधर कुछ बना देगा Al2 और वो क्या हुआ 3, क्या बना देगा 3, है ना। अगला एक और बच गया, वैद्युत अपघटन विधि। कौन विधि, वैद्युत अपघटन विधि। तो चलिए वैद्युत अपघटन विधि तीसरा देख लेते हैं, क्या होगा वैद्युत अपघटन विधि। अपघटन विधि, वैद्युत अपघटन विधि क्या कहेंगे, तब बोलेंगे कि धातु, प्राप्त धातु ऑक्साइड में से, प्राप्त धातु, प्राप्त धातु ऑक्साइड के जलीय विलयन, जलीय विलयन या द्रवीय अवस्था में विद्युत धारा प्रवाहित करते हैं, विद्युत धारा प्रवाहित करते हैं, प्राप्त धातु ऑक्साइड के जलीय विलयन द्रवीय अवस्था में विद्युत धारा प्रवाहित करते हैं, तो अपने 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 आयन में टूट जाता है, अपने अपने आयन में टूट जाता है, जिसे क्या कहते हैं, वैद्युत अपघटन विधि कहते हैं, अपघटन विधि कहते हैं, जैसे देखिए यहाँ पे ले लेते हैं La2 और CO3, इसमें क्या करेंगे, विद्युत धारा प्रवाहित करेंगे, विद्युत धारा, तो अपने अपने आयन में क्या हो जाएगा, टूट जाएगा। बालक, बहुआ, छोटी, मैया, ध्यान से देखिए, इसका एग्जाम्पल बड़ा खतरनाक है, समझने की कोशिश कीजिए। जैसे Al2O3 में विद्युत धारा प्रवाहित की, तो अपने अपने आयन में टूट जाएगा। कैसे टूटेगा, Al2 अलग और O3 क्या चीज अलग, Al2 अलग और O3 अलग। अब हम लोग जानते हैं इसका संयोजकता कितना होता है, +3, इसका क्या होता है, -2। अब इसको पकड़ के हम यहाँ लेके आते हैं, तो क्या लिखेंगे, Al एक पावर 3 और यहाँ को 2, तो देखिए तो कितना इलेक्ट्रॉन है, कितना, 3 दूनी 6। अगर हम 6 इलेक्ट्रॉन को निकाल देते हैं तो खाली यहाँ क्या बचेगा, Al, क्या बचेगा Al। अब यहाँ देखिए, उसको पकड़ के यहाँ लाइए, क्या लिखेंगे O, और यहाँ पे 3, यहाँ पे 2, -6 है ना, तो -6 रहेगा, तो इधर जाके इलेक्ट्रॉन को निकाल दीजिए, तो खाली क्या बचेगा, O बचेगा, क्या बचेगा O। लेकिन O को अकेले नहीं लिखा जाता, द्विपरमाण्विक होता है, इसीलिए 2 लिखते हैं। और 2 लिखने के लिए ध्यान से समझो, जैसे यहाँ पे O लिखे, अब O को हम ऐसे लिख सकते हैं, कैसे, O ऊपर नीचे 2 लिख सकते हैं, कटेगा तो फिर वही हो जाएगा। फिर से समझो, यो है, यहाँ पे हम ऊपर नीचे 2 से गुना भागा कर सकते हैं, कटेगा तो फिर क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा। अब इसको ऐसे लिख सकते हैं, 2 गुने 1/2 और O लिख सकते हैं, सब एक ही बात है। अभी एक O के यहाँ न लिख के यहाँ लिख देते हैं, तो लिखेंगे 1/2 और O को 2, या तो ये लिखिए या ये लिखिए या ये लिखिए या ये लिखिए, सब के सब एक ही है। तो इसी को हम क्या करेंगे, यहाँ पे 2 लगा देंगे और यहाँ 1/2 लिख देंगे। अब सो कटेगा जिसको काटेंगे, सो कटेगा जिसको क्या करेंगे, काटेंगे। तो चलिए काटते हैं हम लोग, देखिए तो काटिए, कौन सा कटेगा, देखिए यहाँ से ई से ई कट गया, कटा, अरे ई से ई कटा जी, बोलबे नहीं करेगा, कट गया। अब यहाँ पे हम लोग देखेंगे दूसरा, क्या देखेंगे, इसको से इसको काट देते हैं, इलेक्ट्रॉन से इलेक्ट्रॉन कट गया, यहाँ क्या बचा Al2 और वो क्या 3, अब बीच में विद्युत धारा, विद्युत धारा, यहाँ पे क्या बच गया, L बच गया, और साथ में 1/2 O2 बच गया। फिर से समझिए क्या हम कहना चाहते हैं, यहाँ Al2O3 लिए विद्युत धारा प्रवाहित किए, तो Al अलगे टूट गया, O अलगे टूट गया, एक पर 2 गो था, एक पर 3 गो छोड़ दिए। अब इसका संयोजकता हम लोग जानते हैं कि +3 होता है,
इसका संयोजकता -2 होता है। इसको पकड़ करके हम यहाँ लाए तो देखिए, तो 3 दूना 6 इलेक्ट्रॉन निकाल दिए थे, खाली कुछ बचा Al, क्या बचा Al। अब वो को पकड़ के लाए तो एक में -6 गो था, तो -6 गो ई पट्टी जाके निकाल दिए +6, खाली वो बचा। अब वो को नहीं लिखते, O2 लिखते, तो O2 लिखने के लिए इतना सारा प्रोसेस समझाएं। इधर 2 लिख दिया, 1/2 कर दी, जो कटा जरा काट दिया, बाची बचल का के लिख दिया। अगर आपको समझ में ना आए तो यही वाला अंतिम लाइन खाली लिख करके क्या कीजिएगा, छोड़ दीजिएगा, ठीक है। ये था कुछ वैद्युत अपघटन। वैद्युत अपघटन के बाद कुछ बच गया हुआ धातु का शुद्धिकरण। धातु का क्या शुद्धिकरण। तो अगला हम लोग टॉपिक देखेंगे, क्वेश्चन क्या देखेंगे कि धातु का शुद्धिकरण किसे कहते हैं। धातु का शुद्धिकरण किसे कहते हैं। धातु का शुद्धिकरण किसे कहते हैं। धातु का शुद्धिकरण किसको कहेंगे, ध्यान से सुनिए। बोलेंगे कि किसी भी धातु को अति शुद्ध करने के प्रक्रिया को क्या कहते हैं, धातु का शुद्धिकरण कहते हैं। अति शुद्ध करने के प्रक्रिया को धातु का शुद्धिकरण कहते हैं। धातु का क्या कहते हैं, शुद्धिकरण कहते हैं। शुद्धिकरण कहते हैं। शुद्धिकरण कहते हैं। इनके निम्न विधियां होते हैं। निम्न विधियां होते हैं। कौन कौन होता है रे बुआ। तो पहला होता है आसवन विधि। दूसरा क्या होता है, तो होता है ऑक्सीकरण विधि। और अगला क्या होता है, वैद्युत शोधन विधि। इसके द्वारा हम लोग ना पारा का अति शुद्धिकरण करते हैं। इसके द्वारा लोहा का अति शुद्धिकरण करते हैं। इसके द्वारा जस्ता, एल्युमिनियम और कॉपर इत्यादि वगैरह को हम लोग करते हैं। एल्युमिनियम, कॉपर इत्यादि का। तो अगर आपसे पूछता है कि धातु का शुद्धिकरण किसको कहेंगे, तब बोलेंगे प्राप्त धातु को या तो किसी भी धातु को अति शुद्ध करने के प्रक्रिया को धातु का क्या कहते हैं, शुद्धिकरण। किसी भी धातु को अति शुद्ध करने के प्रक्रिया को धातु का क्या कहते हैं, शुद्धिकरण कहते हैं। और इनके निम्न कितने विधियां होते हैं, 3 विधियां। आसवन विधि, ऑक्सीकरण विधि, वैद्युत शोधन विधि। आसवन विधि द्वारा पारा का शुद्धिकरण किया जाता है। आसवन विधि द्वारा किसका, पारा का शुद्धिकरण किया जाता है। और ऑक्सीकरण विधि द्वारा किसका, लोहा का शुद्धिकरण किया जाता है। और वैद्युत शोधन विधि द्वारा जस्ता का, एल्युमिनियम का और कॉपर का। जस्ता का, एल्युमिनियम का और कोची के, कॉपर का। अगर आपसे पूछ देता है कि ये दोनों ना, बस याद रखिए ऑब्जेक्टिव में, क्या ऑब्जेक्टिव में याद करिएगा। इसको थोड़ा सा हम लोग सचित्र वर्णन देख लेते हैं। क्या देखेंगे, सचित्र वर्णन। तो अगर आपसे पूछता है, देता है, विधि में क्या करेंगे, उपयोग में आएगा, क्या आएगा रे बुआ, तो वैद्युत शोधन विधि का सचित्र वर्णन करें। सचित्र क्या करें, वर्णन करें। तो बोलेंगे क्या आंसर में कि इस विधि के द्वारा अति शुद्ध धातु प्राप्त होता है। इसमें हम लोग क्या करेंगे, तो इसमें सबसे पहले एक बीकर लेते हैं। इसमें सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, एक बीकर लेंगे। चलिए एक बीकर ले लेते हैं। इसमें सबसे पहले एक बीकर लेते हैं, है ना। और इसमें 2 प्लेट व्यवस्थित करते हैं। कितने प्लेट, 2 प्लेट। देखिए 2 प्लेट व्यवस्थित कर रहे हैं, ध्यान से समझिएगा। ही
आप लोगों को ना जस्ता वाला और एल्युमिनियम वाला और कॉपर वाला के निष्कर्षण में क्या आएगा, काम आएगा, इसीलिए इसको ध्यान से समझ लीजिएगा। यहाँ देखिए, इस विधि में सबसे पहले एक बीकर लेंगे और इसमें 2 प्लेट व्यवस्थित करेंगे, 2 प्लेट व्यवस्थित कर देंगे। इसके बाद क्या करेंगे कि दोनों प्लेट को चालक तार से जोड़ देते हैं, दोनों प्लेट को चालक तार से क्या करते हैं, जोड़ देते हैं। हाँ, जोड़ने के बाद इसमें क्या करेंगे बुआ, अब विद्युत धारा प्रवाहित करेंगे। इसमें क्या करेंगे, विद्युत धारा प्रवाहित करेंगे। थोड़ा सा नीचे कर लेते हैं। विद्युत धारा प्रवाहित करेंगे, पहले हम लोग चालक तार से जोड़ देते हैं। और इसमें जल प्लस अपघट पदार्थ क्या करते हैं, डाल देते हैं। जल प्लस अपघट पदार्थ क्या करते हैं, डाल देते हैं। देखिए डाल देते हैं। और डालने के बाद इसमें हम लोग क्या करते हैं ना कि विद्युत धारा प्रवाहित करते हैं। और जैसे ही विद्युत धारा प्रवाहित करेंगे तो ये वाला देखेंगे कि धीरे धीरे क्या होने लगता है, गलने लगता है। धीरे धीरे क्या होने लगता है, गलने लगता है। और शुद्ध धातु जो होता है एक कैथोड प्लेट पर ऐसे क्या होने लगता है, बैठने लगता है। कैथोड प्लेट पर क्या होने लगेगा, बैठने लगेगा। जितना भी शुद्ध धातु रहेगा सब के सब इस पे आके बैठने लगेगा, इस पे क्या होने लगेगा, बैठने लगेगा। और अशुद्धि नीचे बैठ जाता है, अशुद्धि कहाँ बैठ जाता है, नीचे बैठ जाता है। इस तरीके से इस पे क्या हो जाएगा, जम जाएगा। और जितना भी अशुद्धि रहेगा वो सब के सब नीचे क्या हो जाएगा, जम जाएगा। नीचे क्या हो जाएगा, जम जाएगा। नीचे क्या हो जाएगा बालक, जम जाएगा। अशुद्धि नीचे बैठ जाएगा। तो अगर ये आपसे पूछता है तो हम लोग बोलेंगे एकदम सिंपल वे में क्या, तो ध्यान से समझने की कोशिश कीजिए। क्या समझना है, तो हम लोगों को यही समझना है कि इस विधि में सर्वप्रथम एक क्या लेते हैं, बीकर लेते हैं। इस विधि में सर्वप्रथम एक क्या लेते हैं, बीकर। और इसमें 2 प्लेट व्यवस्थित करते हैं, जिसमें एक प्लेट एनोड, एक प्लेट कोची एनोड, तथा दूसरा प्लेट क्या होता है, कैथोड होता है। क्या होता है बुआ, कैथोड होता है। एनोड प्लेट अशुद्ध धातु का बना रहता है। क्या चीज का, अशुद्ध धातु का, अशुद्ध धातु का। और कैथोड प्लेट शुद्ध धातु का बना होता है, शुद्ध धातु का बना होता है, धातु का बना होता है। दोनों प्लेट को चालक तार से कस देते हैं और इसमें जल प्लस अपघट पदार्थ डाल देते हैं। अपघट पदार्थ क्या करते हैं, डाल देते हैं और विद्युत धारा प्रवाहित करते हैं। तो एनोड प्लेट धीरे धीरे क्या होने लगता है, गलने लगता है। और शुद्ध धातु क्या हो जाता है, नीचे बैठ जाता है। अशुद्ध धातु, अशुद्धि नीचे बैठ जाता है, शुद्ध धातु कहाँ हो जाता है, कैथोड प्लेट पर शुद्ध धातु जमा हो जाता है। फिर से सुनिए क्या बोलेंगे। इस विधि में सर्वप्रथम एक बीकर लेते हैं और इसमें 2 प्लेट व्यवस्थित करते हैं, जिसमें एक प्लेट एनोड तथा दूसरा प्लेट कैथोड होता है। एनोड प्लेट अशुद्ध धातु का और कैथोड प्लेट शुद्ध धातु का बना होता है। दोनों प्लेट को चालक तार से जोड़ देते हैं और इसमें जल प्लस अपघट पदार्थ, अपघट पदार्थ मतलब कॉपर डाल रहे हैं तो कॉपर सल्फेट, जिंक रहेगा तो जिंक सल्फेट, एल्युमिनियम रहेगा एल्युमिनियम सल्फेट को क्या करते हैं, डाल देते हैं। और जब विद्युत धारा प्रवाहित करते हैं तो एनोड प्लेट धीरे धीरे क्या होने लगता है, गलने लगता है और शुद्ध धातु कैथोड प्लेट पर जमा होने लगता है, जबकि अशुद्धि नीचे बढ़ जाता है। इसके बाद जब यह प्रक्रिया पूर्ण रूप से संपन्न हो जाता है तो कैथोड प्लेट को निकालकर शुद्ध धातु की प्राप्ति करते हैं, जो 99.98% क्या होता है, शुद्ध होता है। 99.98% क्या होता है, शुद्ध होता है। एक बार और सुनिए, इसको हम एक बार नहीं 4-4 बार तो लोग से लिखवाएंगे, इसलिए इसको ध्यान से समझ लीजिए। इस विधि में सर्वप्रथम एक बीकर लेते हैं और उसमें 2 प्लेट व्यवस्थित करते हैं, जिसमें एक प्लेट एनोड तथा दूसरा प्लेट कैथोड होता है। एनोड प्लेट अशुद्ध धातु का और कैथोड प्लेट शुद्ध धातु का बना होता है। दोनों प्लेट को चालक तार से जोड़ देते हैं
और इसमें जल प्लस अपघट पदार्थ डालकर विद्युत धारा प्रवाहित करते हैं तो एनोड प्लेट धीरे धीरे गलने लगता है और शुद्ध धातु कैथोड प्लेट पर जमा होने लगता है, जबकि अशुद्धि नीचे बढ़ जाता है। इसके बाद कैथोड प्लेट को बाहर निकालकर शुद्ध धातु की प्राप्ति करते हैं जो 99.98% क्या होता है, शुद्ध होता है। चलिए इसका वर्णन हम लोग नीचे कर लेते हैं। चलिए देखिए क्या लिखेंगे बुआ, वर्णन। वर्णन सुनिए ध्यान से, बोलेंगे कि इस विधि में सर्वप्रथम एक बीकर लेते हैं और उसमें 2 प्लेट व्यवस्थित करते हैं जिसमें एक प्लेट एनोड तथा दूसरा प्लेट कैथोड होता है। दोनों प्लेट को चालक तार से जोड़ देते हैं। दोनों प्लेट को चालक तार से जोड़ देते हैं। एक प्लेट एनोड तथा दूसरा प्लेट कैथोड होता है। दोनों प्लेट को चालक तार से जोड़ देते हैं और दोनों प्लेट को, एक प्लेट एनोड तथा दूसरा प्लेट कैथोड होता है जिसमें, चलिए इसमें देखें, जिसमें एनोड